जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करूस क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए आज एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी। और देखिए हिंदी को कभी भी आपने एक लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे बालक बालिकाएं जब सिविल्स की तैयारी करते हैं या पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं, यूपीएससी या पीसीएस, तो वहां पर हिंदी को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। और हिंदी की खूबसूरती यह है कि प्रत्येक स्वर के लिए इसमें एक अक्षर। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से मैं आपको, और इस एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम काफी मेरा काम आता है, मेरा नाम मेरे ही काम आता है। इस देखिए मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो है करुणा। तो ध्यान से समझने वाली बात है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहता हूं तो इंग्लिश में लॉ के लिए कोई अल्फाबेट है ही नहीं, इसलिए इंग्लिश में ये करुण हो जाता है, इंग्लिश में ये करुण हो। पर हिंदी की खूबसूरती देखिए, हिंदी में लॉ के लिए भी अक्षर है मेरे पास। और अगर मेरा नाम करुण ही होता तब भी मैं इसको लिख पाता नौ लग। तो देखिए इसीलिए मैंने बोला कि हिंदी की ये खूबसूरती है कि प्रत्येक स्वर के लिए इसमें एक अक्षर हमें दिखाई देता है, जो अन्य भाषाओं में हमें नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हिंदी को एक शुद्ध भाषा का दर्जा मिला हुआ, राइट। इसीलिए आप देखते होंगे 351 आर्टिकल 351 देखेंगे आप संविधान का, तो इसमें भी एक डायरेक्टिव दिए गए हैं कि भारत में किस भाषा को आगे बढ़ाया जाए, वो बढ़ाया जाए हिंदी को। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, प्रत्येक स्वर के लिए हिंदी में अक्षर। और भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो उनके अपने अपने एक अल्फाज। हिंदी क्या करती है, हर अल्फाज को व्यक्त कर सकती है। इसीलिए 351 में आपको दिखेगा ये कहा गया है कि हिंदी को फैलाया जाए, राइट। तो देखिए आज के लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है। आज के लेक्चर में आपको सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है लोगों को, जो इवोल्यूशन ऑफ संस्कृति, संस्कृत है, इवोल्यूशन ऑफ संस्कृत है, किस तरह से एक संस्कृत के द्वारा हिंदी बनी है, उसमें जो एक क्रोनोलॉजी होती है उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। नो डाउट वो मुझे भी था एक समय, पर वही होता है, समय के साथ आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, आप ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। और जब आप कुछ बहुत सारी किताबें एक साथ पढ़ते हैं और जब आप उसे कंपाइल, यानी कंपाइल तो नहीं बोलेंगे, जब आप उसे कनेक्ट कर पाते हैं तो उससे आपको एक ज्ञान मिलता है, ठीक है। वही ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा जो अनुभव है, राइट। तो आइए बात करते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये एवोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, वैदिक संस्कृत से क्लासिकल संस्कृत, जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। फिर आपको पाली दिख रहा होगा, प्रकृत दिख रहा होगा, फिर से प्रकृत दिख रहा है, फिर अपभ्रंश दिख रहा है, फिर ओल्ड हिंदी दिख रहा है, फिर न्यू हिंदी, इस तरह से, राइट। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को भी आया हुआ है आर्टिकल 343। अभी मैंने 351 की चर्चा करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि संविधान में ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। और 343 में जो बताया गया है वो हमारे राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी। याद रखिएगा, भारत में कभी भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती जब तक भारत एक सेक्युलर देश है। अब देखिए इवोल्यूशन की हम चर्चा करेंगे। देखिए ऐसा है, इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो सबसे कंफ्यूजन क्या होता है। अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं तो पहला कंडीशन क्या होती है, हम सबसे पहले रखते हैं संस्कृत को, वो भी कौन सी, वैदिक संस्कृत, वैदिक। अब इसमें भी देखिए, आप हरदेव बहारी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो डेट होता है वो आपको अलग दिखेगी। वहीं पर जो हमारे ग्रेडसन साहब है, जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखी थी किताब, अपने 20 साल का जो अनुभव था उनका, जो भारत की संस्कृति को उन्होंने समझा भाषा के आधार पे, उस आधार पे उन्होंने जो क्रोनोलॉजी दी है वो कहीं ना कहीं हमें अलग दिखती है। तो अलग अलग क्रोनोलॉजी अलग अलग लोगों ने दी है, तो हम उसका एक मिड पाथ निकालेंगे, राइट। तो देखिए वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी मानी गई है। वैदिक का नाम ही है वैदिक, यानी कि वेदों में इस्तेमाल की गई, जो एक, जिनको वेदों में मतलब लिखा गया, राइट। जो वेद लिखे गए हैं वो भी तो एक संस्कृत में लिखे गए हैं, ओरिजिनल वेद, राइट। तो वो जो भाषा है वो होगी वैदिक। तो इसका जो समयकाल माना गया है, ये माना गया है वेदों का समयकाल। तो वेदों का समयकाल आप अच्छी तरह आप जानते हैं, 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास ये माना जाता है। जो ऋग्वेद है वो 1500 से 1000 बीसी के आसपास माना जाता है, और 1000 से 600 बीसी के आसपास हमारे जो अन्य तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं, अब वैदिक संस्कृति में अष्टाध्यायी लिखी गई के द्वारा, अष्टाध्यायी लिखी गई है आपकी, अष्टाध्यायी लिखी गई है आपकी पन्नी के द्वारा, पन्नी ने 8 अध्याय, अष्ट मतलब 8, अष्ट अध्याय मतलब यानी कि चैप्टर, 8 चैप्टर जोड़े हैं जो नियमबद्ध है। यानी कि इसको ऐसे समझेंगे आप कि जो वैदिक संस्कृत है, जिसे आप ओल्ड संस्कृत भी कह सकते हैं, उसमें व्याकरण को जोड़ा, नियमों को जोड़ा, क्योंकि व्याकरण, ग्रामर क्या होती है, वो नियम होते हैं। तो पन्नी ने उसको रिफाइंड किया। तो वहीं से जन्म हुआ आपका लौकिक संस्कृति का। तो पन्नी की वजह से किसका जन्म हुआ, लौकिक। तो ये हो गया आपका, वैदिक संस्कृत को हम ओल्ड संस्कृत कह देते हैं और लौकिक संस्कृत को हम न्यू संस्कृत कह देते हैं। अब इसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद जो कंफ्यूजन होता है, ऊपर के दो तो हमेशा हर कोई एक ही बात करता है, पहले वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत। तीसरा जो है, यहाँ पर कुछ लोग पाली लिख देते हैं, पाली के बाद प्रकृत लिख देते हैं, ऐसा लिखा गया है और काफी लोग इस बात को मानते भी हैं। पर दूसरी जो क्रोनोलॉजी हमें दिखती है, वहां पर हमें क्या दिखता है कि वैदिक संस्कृत दिखाई देती है, वीएस मतलब वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, एलएस मतलब लौकिक संस्कृत, तो ऊपर के दो तो सेम है। फिर आपका सीधे प्रकृत को डाल दिया जाता है, और फिर डाल दिया जाता है अपभ्रंश। ये हो गया आपके पास क्रोनोलॉजी। और एक और क्रोनोलॉजी हमें दिखाई देती है, वो क्या दिखाई देती है, वहां पर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्रकृत को एक साथ रखा जा रहा है, प्लस अपभ्रंश। आपने देखा होगा कि इस तरह से मैंने आपको तीन क्रोनोलॉजी दिखाई,
राइट, रिपीट करके सुनिएगा, मैंने 3 क्रोनोलॉजी कौन सी बताई, और खासकर ये कंफ्यूजन है आपका पाली और प्रकृत को लेकर। कहीं पर पाली को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, सिर्फ प्रकृत को दिखाया गया है, कहीं पर पाली को प्रकृत से पहले दिखाया गया है, और कहीं पर पाली और प्रकृत को एक साथ दिखाया गया है। तो देखिए, हिंदी समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल्स, क्योंकि सिविल कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है, राइट, फैक्ट्स नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछेगा। तो इसको आइए समझते हैं, राइट। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, प्रकृत कोई एक भाषा नहीं है, ये एक भाषा का टोकरा है, एक भाषा का एक पिटारा है, क्योंकि प्रकृत के अंदर मुख्यतः आती है पाली, इसके अंदर मुख्यतः आती है शौरासेनी या सुरासेन भी बोलते हैं इसको, और एक आती है आपकी मगधी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा पाली, शौरासेनी, मगधी, राइट। और एक भाषा और आती है, वो है आपकी महाराष्ट्री, महाराष्ट्री जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, महाराष्ट्री। तो आपने देखा, पाली, शौरासेनी, मगधी, महाराष्ट्री, ये ये चारों मिलके एक जनरल टर्म में हम इसको बोल देते हैं प्रकृत। क्या बोल देते हैं? प्रकृत। प्रकृत एक जनरल टर्म है, जिसमें आपको इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, पाली, शौरासेनी, मगधी, महाराष्ट्र, यानी कि ये प्रकृत के फॉर्म है। प्रकृत के क्या है? ये एक तरह से फॉर्म है, प्रकृति है। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हम ये नहीं कह सकते पाली के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रकृत और जो पाली है वो कजन बन सकते हैं, एक कजन हो सकते हैं, पर पाली जो है वो जननी नहीं हो सकती प्रकृत की। ये बात आपने समझनी है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे कि प्रकृत एक जनरल टर्म है, जिसमें पाली, शौरासेनी, मगधी, महाराष्ट्री आती है, राइट। अब प्रश्न है कि सर अगर ऐसा है तो फिर हम पाली को पहले क्यों लिखते हैं? कहीं कहीं पर जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, क्या वो इस चीज को नहीं जानते थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, जानते थे। देखिए, देखने का नजरिया होता है। अगर मैं रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से देखूं, यानी कि एक धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखूं, हमारे धार्मिक या हमारे धर्म जो अपनी जो उनका साहित्य होता था उसको किसी भाषा में व्यक्त करते थे। अशोक ने अपने धर्म को प्रकृत भाषा में फैलाया। अब प्रकृत तो जनरल टर्म है, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म जो फैला वो पाली भाषा में फैला, राइट। अब इसीलिए अगर धर्म के आधार पर देखा जाए, धर्म से संबंधित जो साहित्य बने, उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो पाली का नाम प्रकृत से पहले लिया जाता है। अब कैसे? आप ध्यान से समझिएगा। विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस टेक्स्ट में रख रहा हूं, रिलीजियस टेक्स्ट, तो सबसे पहले तो वेद हो गए। तो वेदों में तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, वेद में हमने देखा कि एक हमारा ओल्ड संस्कृत है, ठीक है, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। फिर आया हमारा पन्नी साहब आए, उन्होंने लौकिक संस्कृत दिया अष्टाध्यायी के द्वारा। कंफ्यूजन है इसका। अब देखिए आगे चल के क्या हुआ, जो हमारे ट्राइपिटक्स हैं, ट्राइपिटक्स आप जानते हैं, ट्राइपिटक्स ये हमारे जुड़े हैं बुद्धिज्म से, ये बुद्धिज्म का साहित्य है ट्राइपिटक। ये लिखा गया है पाली में। और ट्राइपिटक क्या क्या है आपके? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक, ये जुड़ा है बुद्धिज्म से। तो इसका जो कंपाइलेशन हुआ पाली भाषा में, ये हुआ श्रीलंका की तरफ, श्रीलंका में ज्यादा प्रचलित हुआ है। तो इसका कंपाइलेशन हमारे अगमास के हुए थे। अगमास किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके जैनिज्म से। अगमास जो है जैनिज्म से जुड़े हुए साहित्य, इसका जो जो लिखा गया वहां पर प्रकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया, और यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया? बुद्धिज्म का, पाली। अब देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है कि जो बुद्धिज्म के ये जो त्रिपिटक लिखे गए, त्रिपिटक, ये कंपैरेटिवली अगमास से पहले लिखे गए। तो साहित्य की रचनाओं के हिसाब से देखें, उस आधार पर हम भाषा को तोले, तो हमें पाली को पहले लिखना पड़ता है और प्रकृत को बाद में। अब आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ सकता है, सर अभी तो आपने बोला था कि जो प्रकृत है वो तो एक, उसके अंतर्गत आपके पाली आती है, चौरासेनी आती है, मगधी आती है, और आपकी महाराष्ट्री आती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, प्रकृत जो है, प्रकृत के ये अलग अलग वर्जन मैंने बताया आपको, जैसे 3 वर्जन उसके ले लीजिए, शौरासेनी, महाराष्ट्री और मगधी, ये है प्रकृत, राइट। और पाली जो है, पाली एक अलग चीज थी, ठीक है। पाली इसलिए मैंने बोला प्रकृत के वो कजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी, ठीक है, कजन कहलाएगी, बहन कहलाएगी, अगर भाषा को मैं एक फीमेल की तरह लेता हूं तो। अब जो हमारा जो उस समय भाषा बोली जाती है, अब वो प्रकृत हो सकता है शौरासेनी के रूप में हो, प्रकृत हो सकता है महाराष्ट्री के रूप में हो, या प्रकृत हो सकता है मगधी के रूप में हो। अब इसको एक और तरीका है मेरे को समझाने का। देखिए, क्या है कि अगर मैं बात करूं अशोक की, सम्राट अशोक की बात करूं, सम्राट अशोक ने, हम सभी जानते हैं, जो उनके धम्म थे, जो इंस्क्रिप्शन थे उनके, शिलालेख थे, वो एक प्रकृत भाषा में। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने उस समय की जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों के हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल किया होगा प्रकृत के वर्जन्स को। जैसे एक शुरासेनी है, महाराष्ट्री है, मगध है। जैसे अगर वो महाराष्ट्र वाले एरिया पे, जो आजकल आपको महाराष्ट्र दिखाई देता है, वहां पर जब वो अपने इंस्क्रिप्शंस को ले जाते होंगे,
तो वहां पर जो प्रकृत भाषा होगी वो किस रूप में ज्यादा होगी, वो महाराष्ट्री रूप में ज्यादा होगी, राइट। और उत्तरी भारत में ज्यादा, क्योंकि हिंदी ने जन्म लिया है शुरासेनी से, हिंदी ने कहाँ से जन्म लिया है, शुरासेनी से। तो ऊपरी जो नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा होगा वहां पर उन्होंने शुरासेनी को ज्यादा प्रायोरिटी दी होगी, अगर मैं प्रकृत की बात करूं। तो देखो, आपको इन जनरल तो एक भाषा होती है प्रकृत, पर प्रकृत के भी अंदर वेरिएशंस है, ठीक है। और पाली जो है, पाली प्रकृत के साथ ही आई है, ठीक है, जो ज्यादा श्रीलंका में डेवलप हुई थी। इसीलिए अगर आप भारत की बात करेंगे, तो अगर धर्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, साहित्य के हिसाब से अगर आप क्रोनोलॉजी बनाते हैं, तो वहां पर हम पाली को पहले दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे त्रिपिटक किसमें बने हैं, पाली में। त्रिपिटक किसमें बने हैं, पाली में। अन्यथा अगर आप देखेंगे, जो प्रॉपर क्रोनोलॉजी हमें दिखेगी वो ये दिखेगी कि वैदिक संस्कृत के बाद हमें दिखेगा लौकिक संस्कृत, और फिर हमें दिखेगा अपभ्रंश। और प्रकृत के हमारे तीन वेरिएशन मैंने आपको बताया है, शुरासेनी, महाराष्ट्री, और एक है आपका शुरासेनी, महाराष्ट्री और मगधी। हालांकि मगधी से भी अर्धमग्नी बाहर, अर्धमगधी बाहर आएगा, राइट। तो ये आपने समझा होगा, राइट। ये चीज आपने समझनी है। फिर हमारा जो हिंदी गुजराती यहीं से डेवलप होगी। तो मुझे उम्मीद है ये जो एक जटिलता है, आप इस बात को समझ पाए होंगे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि पाली यहां पर दिखा रखा है, राइट। ये देखिएगा आप, पाली यहां पर आपको दिखाई दे रखा है, राइट। प्रकृत, फिर से प्रकृत। अब प्रकृत पत्र इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कहा उसको वेरिएंट मिले थे, राइट। मैंने बताया आपको शुरासेनी वाली बातें, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये स्लाइड आपको और ज्यादा समझाएगी, राइट। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए पाली आ गया यहाँ पर एवोल्यूशन में। देखिए तो पाली ये किस सेंस में किया जा रहा है, बुद्धिस्ट कैनन। कैनन मतलब होता है जो ऑथेंटिक साहित्य होता है, और बुद्धिस्ट का जो ऑथेंटिक साहित्य है वो है त्रिपिटक है, तो वो पहले आया था, ठीक है। फिर जैन का आया आपका अगमास, तो इसीलिए आपको जो प्रकृत है उसको पीछे रखा गया है, राइट। ये साहित्य के हिसाब से, धार्मिक साहित्य के हिसाब से। फिर आया आपका अपभ्रंश, ठीक है। और अपभ्रंश के आगे ट्रांजिशन लिखा है। ट्रांजिशन मतलब है कि वो ट्रांजिट हो रही है, राइट, उसके वेरिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको और ज्यादा कैसे समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये है अपभ्रंश। जैसे मैंने बताया था, मुख्यतः मैंने बताया था अपभ्रंश का मतलब क्या है। ये एक शुरासेनी था, ये आपको दिख रहा होगा। मगधी था, मगधी, और जैसे यहाँ पर अर्ध मगधी भी दिखाया गया आपको, जो आगे चल के निकला। महाराष्ट्री देखिए, मैंने बताया आपको महाराष्ट्री। फिर एक ब्राचड है, बहुत सारे इसको नहीं मानते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाला है ये, परंतु आप देखिए जो तीन मैंने आपको बताए थे वो तो आपने याद रखना है, महाराष्ट्री, मगधी और शुरासेनी, राइट। अब आपको क्या देखना है, जैसे हमारी एक भाषा है पहाड़ी, पहाड़ी का उद्गम हुआ है देखिए शुरासेनी से। शुरासेनी क्या है, एक अपभ्रंश, राइट, अपभ्रंश है ये, जो प्रकृत से बाहर आया है। अब आप कहोगे सर ये तो अपभ्रंश लिखा है, प्रकृत होना लिखा है, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन कितना क्लियर हो जाएगा इजीली। देखिए, देखिए मैंने आपको बताया था कि वैदिक संस्कृत है, उसके बाद आया लौकिक संस्कृति, फिर मैंने कहा प्रकृत, प्रकृत। अब प्रकृत का अलग अलग, प्रकृत बेसिकली क्या था, तीन में मैंने डिवाइड किया था उसे। जैसे एक मैंने कहा था आपसे महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, एक मैंने कहा शोरासेनी, शोरासेनी, और एक मैंने आपसे कहा मगधी। अब देखिए इनका फिर से आगे चल के इवोल्यूशन हुआ, ये और ज्यादा विस्तारित हुई, इवॉल्व हुई। तो फिर जब ये इवॉल्व हुई, ये किस कैटेगरी में आई, ये सबको एक साथ क्या कहा गया, क्योंकि एक साथ इन्हें प्रकृत कहा गया। फिर जब ये एक साथ इवॉल्व हो रही है, आगे चल के ये बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपभ्रंश की कैटेगरी में आ जाएंगे, अपभ्रंश की कैटेगरी। इसीलिए अपभ्रंश में भी आपको महाराष्ट्री, महाराष्ट्री दिखाई दे रही है। मगधी के आपको दो वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं, एक मगधी है, एक अर्धमगधी है, ठीक है। यहाँ देखिए अपभ्रंश लिखा है मैंने। प्रकृति में मैंने मुख्यतः तीन रखे हैं, और जब ये सब इवॉल्व हो रहे हैं, अपना रूप बदल रहे हैं समाज के साथ, समय के साथ, तो ये अपभ्रंश कहलाता है। पर अपभ्रंश भी क्या कर रहा है, मगधी को उसने दो में तोड़ दिया, अर्धमगधी आ गया, मगधी आ गया, शुरासेनी आ गया है, राइट, महाराष्ट्री है। और हमें और भी दिख रहे हैं वेरिएंट, राइट, जैसे ब्रचट दिख रहा है, जो कि हमें प्रकृति में नहीं दिख रहा था, पर देखिए नए नए वेरिएंट हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। ब्राचट इसमें दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्री तो पुराना है, राइट, प्रकृति में था ये, मगधी में, ये भी मगधी में था, अर्धमगधी में नहीं था, तो अर्धमगधी कहाँ से आई, अपभ्रंश में इवोल्यूशन हुआ, और शुरासेनी देखिए। तो अपभ्रंश में क्या हुआ, ये और ज्यादा विस्तारित हुई, और देखिए शुरासेनी का और विस्तारण हुआ इसका। पश्चिम हिंदी बनी, पश्चिमी हिंदी बनी, गुजराती बनी, राजस्थानी बनी। पहाड़ी भी अगर आप फर्दर इसको तीन में डिवाइड कर सकते हैं। पश्चिमी पहाड़ी जिसे आप हिमाचली कहते हैं, असल में हिमाचली तो जैसे वहाँ पर जो बोली, कुल्लू जो भाषा है जो हिमाचल में बोली जाती है, वो सब आपके पश्चिमी पहाड़ी में आती है। सेंट्रल पहाड़ी में आती है आपकी कुमाऊनी गढ़वाली, और ईस्टर्न पहाड़ी में आती है आपकी नेपाली, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
फिर ये देखिए अर्ध मगधी, इससे है आपकी ईस्टर्न हिंदी। और मगधी से आई है बिहारी, उड़िया, असमीस, बंगाली। महाराष्ट्री से आई है मराठी भाषा। ब्राचट से आई है सिंधी भाषा, नॉर्थ वेस्ट की। तो अब मुझे उम्मीद है ये जो जटिलता होती है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि किस तरह से प्रकृत कि जब अलग अलग वेरिएंट हैं तो हम कहते हैं प्रकृत के बाद आया अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के भी तो वेरिएंट होंगे, और वो ज्यादा वेरिएंट होंगे क्योंकि समय के साथ शाखाएं बढ़ती हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी शाखाएं आपको दिख रही है। ठीक है, अब देखिए हिंदी जो है, हिंदी का इवॉल्व कैसे हुआ, देखिए इवॉल्व प्राइमरीली फ्रॉम शुरासेनी। मैंने कहा ना शुरासेनी से हिंदी आई है, ठीक है, एंड अर्धमगधी। तो हिंदी ने जो अपना आज हिंदी आप बोलते हैं, उसका जन्म हुआ है शुरासेनी और अर्धमगधी से। और देखिए अर्धमगधी मगधी है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको प्रकृत के हिसाब से देखूं तो मगधी से निकला है, और शुरासेनी भी प्रकृत में अलग, और यहाँ पर हमारे अपभ्रंश में अर्धमगधी भी हमें मिल रहा है, राइट। तो आइए एक बार इसको जो हमने पढ़ा एक बार इसे कंसोलिडेट कर लेते हैं। बहुत जरूरी होता है कंसोलिडेशन करना, क्योंकि जब भी आप कोई जटिल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कंसोलिडेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए मैंने आपको बोला वैदिक संस्कृत के बाद आया आपका लौकिक संस्कृत, यहाँ पर पन्नी का नाम आता है। फिर मैंने बोला प्रकृत की बात, मैंने माफ कीजिएगा, हाँ प्रकृत की बात मैंने बोली। प्रकृत प्रकृत जो है, प्रकृत में मैंने बोला कि इसको मुख्यतः आपने, जैसे प्रकृत के साथ आप पाली लिख दीजिए, पाली इसकी कजन है, राइट। और प्रकृत के जो 3 ब्रांच हमने लिखे हैं वो है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, फिर है हमारे शौरासेनी, शौरा, फिर है मगधी। अब जब प्रकृत का विस्तारण हुआ तो अपभ्रंश बना, वो भ्रंश बना। अब इसने क्या किया, हमारा महाराष्ट्री को रखा, शौरासेनी को रखा, मगधी को रखा, मगधी के साथ अर्ध मगधी अलग ग्रुप निकला, और हमारा जो नॉर्थ वेस्ट में बोला गया प्राचंड करके जो लिखा था, वो ग्रुप हमें यहाँ दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से फर्दर ये डिवाइड हुआ। तो हिंदी जो है वो निकली है आपकी शुरासेनी से, शुरासेनी और अर्धमगधी से वो निकली हुई है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, जिससे कि आपको पता है, जैसे वेस्टर्न हिंदी देखिए, वेस्टर्न हिंदी में आपका क्या दिख रहा है, राजस्थान दिखाई दे रहा है पश्चिमी हिंदी में, ये आपको हरियाणा थोड़ा पंजाब वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड का हिस्सा दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये है आपका वेस्टर्न हिंदी वाला, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वेस्टर्न हिंदी, देखिए कहाँ से उद्गम हुआ इनका, शुरासेनी से। यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर मुझसे कोई पूछे हरियाणवी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, तो वो शुरासेनी से हुआ है, राइट। ऐसे ही ईस्टर्न हिंदी देख लीजिए आप, तो ईस्टर्न हिंदी में देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, ईस्टर्न हिंदी, जैसे ये है ईस्टर्न हिंदी, देखिए ये कहाँ से आई है, अर्धमगधी से आई, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, ईस्टर्न हिंदी कौन कौन सी होती है आपकी, अवधी होती है, बघेली होती है, छत्तीसगढ़ी होती है, देखिए एबीसी, राइट। और रामचरितमानस जो लिखी गई है वो अवधी में लिखी गई है। तो अवधी कौन सी है, वेस्टर्न हिंदी या ईस्टर्न हिंदी, तो ईस्टर्न हिंदी, राइट। अब देखिए वेस्टर्न हिंदी में क्या होता है, यहाँ पर अकरांत होता है और ओकारांत होता है। वेस्टर्न हिंदी में फर्दर डिवाइड करते हैं हम अक्रांत में और ओकारांत में। अकारांत का मतलब होता है यहाँ पर आ शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है लास्ट में, जैसे लड़का, आ लगा है ना, लड़का। आकारांत का मतलब होता है जैसे एंड इसमें आ की मात्रा से होता है, लड़का। तो ये हो गया, ये सिंगुलर के लिए लड़का। और ओ क्या होता है, यहाँ पर लड़को लग जाएगा, लड़को। सिंगुलर लड़के के लिए भी लड़कों का इस्तेमाल किया जाता है जब ओ करांत होता है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपकी पश्चिमी भाषा है शौरसेनी, वहां पर आपको ए एंडिंग दिखता है खड़ी बोली में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बनता है हिंदी बेस का, राइट। हरियाणवी में आपको दिखाई देता है, और ओ एंडिंग आपको दिखता है आपको ब्रज भाषा में, बुंडेली में, कन्नौजी में, ठीक है, ओ अकरा। और ईस्टर्न हिंदी आप देख लीजिए, ईस्टर्न हिंदी में आपको याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया दिया, एबीसी याद रखिएगा। अर्ध यहाँ पर है आपका अवधि, तो अर्ध मगधी यहाँ बोली बोली जाती है, ओरिजिन हुआ है यहाँ पर। तो अवधि देख लीजिए, यहाँ पर बघेली हमने चर्चा करी है, और रामचरितमानस किस में लिखी है, अवधि में। देखिए ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, राइट। वेस्टर्न हिंदी और ईस्टर्न हिंदी, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है, जैसे राजस्थानी में फर्दर डिवीजन क्या, देखिए ये वेस्टर्न हिंदी जो राजस्थान वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए ये आपका वेस्टर्न हिंदी में आ रहा है, ठीक है। तो राजस्थानी को ही अगर हम डिवाइड करें तो राजस्थान के वेस्ट में बोली जाती है मारवाड़ी, ईस्ट में बोली जाती है जयपुरी, नॉर्थ में बोली जाती है मेवाती, और साउथ में बोली जाती है मालवी। वैसे ही पहाड़ी का मैंने बताया था, जो ईस्टर्न पहाड़ी होती है वो नेपाली होती है, सेंट्रल पहाड़ी होती है आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली, और वेस्टर्न पहाड़ी होती है आपकी हिमाचली, राइट। जैसे जो भी हिमाचल में पहाड़ी बोली जाती है। अब बिहारी वाले में देखते हैं, मगध ओरिजिन देख लेते हैं, मगधी ओरिजिन, भोजपुरी, मगाही, मैथिली, राइट। ये आपकी क्या है, ये आपकी मगधी ओरिजिन है। यानी कि जो हमारा प्रकृत था, उसमें जो 3 ग्रुप थे, पाली को अगर हटा दें, पाली एक कजन है प्रकृत की, तो उसमें आपका एक मगधी था, राइट। तो देखिए मगधी से निकली है मैथिली, और हिंदी निकली है शौरासेनी से, राइट। अब आपको पता है कि जो मैथिली है, मैथिली को अलग से निकाला गया है, अलग से, जो हमारा 8th शेड्यूल है जिसमें भाषाएं हैं, आपको पता है। तो मैथिली को हिंदी के अलावा, जैसे हिंदी जो हमने रखी है
भाषाओं में, 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वहां पर हमने बहुत सारी भाषाएं, जैसे यहाँ से काफी भाषाएं निकल के आ रही हैं आप, राइट, जैसे ये आप देखिए बहुत सारी भाषाएं निकल के आ रही है। देखिए जैसे शुरासेनी से ही काफी हिंदी निकली है, हिंदी हमारी अर्धमगधी से भी निकली है, राइट। तो अर्धमगधी की कुछ भाषाएं जैसे बिहारी होगी, बंगाली होगी, उड़िया होगी, है ना, ये होगी मगधी। अर्ध मगधी होगी हमारी ईस्टर्न हिंदी, और यहाँ पर है वेस्टर्न हिंदी। ये देखिए वेस्टर्न हिंदी अलग रखी है, ईस्टर्न हिंदी अलग रखी हुई है, ठीक है। तो पर 8th स्केड्यूल में क्या किया गया, हमारा हिंदी को कॉमन बना रखा है, मतलब हर भाषा को हिंदी से अलग नहीं रखा गया है। जैसे इस चार्ट के हिसाब से तो वेस्टर्न हिंदी अलग है, ईस्टर्न हिंदी अलग है, परंतु जब हम 8th स्केड्यूल में रखते हैं तो वहां पर हिंदी को रखा गया है, क्योंकि सब शोरासिनी से ही निकल रहा है, राइट। शुरासिनी से ही ज्यादातर उनका ताल्लुक है, तो उसमें हिंदी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और उसमें अन्य सभी भाषाएं आ जाती हैं हिंदी के अंतर्गत, अलग से नहीं बताई गई हैं। हाँ, मैथिली को अलग से बता दिया है, क्योंकि मैथिली को जब रिसर्च किया गया, मैथिली एक मगधी से निकली हुई है, और मगधी तो मैंने आप बताया था प्रकृति में बिल्कुल अलग ग्रुप निकल के आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हमारा जो टॉपिक है कि जो सिंधु बिकेम हिंदी कैसे बनाए, सिंधु से एक हिंदी शब्द कहाँ से लाया, क्योंकि आज अब हिंदी को एक भाषा के रूप में जानते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं, जैसे ज़्यादातर हमें लगता है कि जैसे जब हम भी पढ़ते थे तो स्टार्टिंग में तो मुझे ये लगता था कि अरब जो है एस शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो एस को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एच से, एच से। तो देखिए ये उच्चारण वाली बात तो सही है, पर ये अरब नहीं है, ये ईरानियन है। अरब नहीं है, ईरानियन है। अरब में ऐसा उच्चारण की कोई समस्या नहीं है, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ क्या है कि अगर मैं बात करूं पर्शियन कल्चर की, और पर्शियन कल्चर की मैं तब की बात कर रहा हूँ जब प्री इस्लाम था, क्योंकि आपको पता है पर्शिया में जोरोएस्ट्रियन माना जाता था, आज भी माना जाता है, कुछ लोग जोरोएस्ट्रियन कल्चर को ही मानते हैं जो इस्लाम से पहले का कल्चर है। तो पर्शियन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारा, अगर मैं ऋग्वेद बोलूं, ठीक है, वैसे ही पर्शियन कल्चर में होता है जेंड अवेस्टा, और जितना ऋग्वेद में कुछ बातें लिखी गई है वो बिल्कुल मैच करती है जेंड अवेस्टा से। इसीलिए जब चर्चा होती है कि आर्यंस कहाँ से आए, किस रूट से आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात करी है, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इसमें बोला है। तो ज्यादातर हम मानते हैं कि जो ईरानियन आए हैं वो पश्चिम से आए हैं, क्योंकि ईरान कंपैरेटिवली भारत के किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है ईरान, राइट। क्योंकि जेंड अवेस्टा और ऋग्वेद में एक सा हमें जिक्र दिखाई देता है, एक सा वर्णन हमें दिखाई देता है जेंड अवेस्टा और ऋग्वेद में, तो इसलिए हम मानते हैं कि पश्चिम से आए थे आर्य, या ये भी मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे, इस तरह से पश्चिम से होते हुए ईरान से होते हुए पहुंचे। हालांकि इसमें अभी भी विवाद है, पर इस आधार पे हम कह सकते हैं। अब इसी आधार पे देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे संस्कृत का एक शब्द है सप्त, सप्त मतलब होता है सात, ठीक है। वैसे ही पर्शियन जो एविडेंसेस हैं उसमें हमें एक वर्ड मिलता है हफ्त, हफ्त का मतलब ये होता है सात, तो सप्त और हफ्त देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आज भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं एक हफ्ते में हम आपके पैसे दे देंगे, तो एक हफ्ते में, एक हफ्ते का मतलब होता है सात। संस्कृत वर्ड है सप्त यानी कि सात, और हफ्त जो है एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है सात। तो देखिए एस और एच कंपेयर करिए, एस और एच, और आज भी हफ्ता कहते हैं ना। वैसे ही देखिए एक वर्ड है असुर, ASUR है, असुर मतलब होता है, आप जानते ही हैं, शैतान। वैसे ही ये एक संस्कृत शब्द है असुर। वैसे ही यहाँ पर है अहुर, AHUR है। देखिए एस को आपने एच से रिप्लेस कर देना, ये है पर्शियन का वर्ड अहुर। अहुर का मतलब होता है लॉर्ड, जोरोस्ट्रियन के लॉर्ड। यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा शैतान का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर भगवान का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ, पर्शियन में, अहुर, AHUR और असुर। तो देखिए ये मैच कर रहा है, और जब भी हमने जो दो शब्दों को साथ रखा है वहां पर हमें दिखता है कि जहां जहां पर संस्कृत में एस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, वहां वहां पर पर्शियन में एच वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने अभी आप बताया आपको, एक है आपका हफ्त जिसे सप्त कहते हैं, एक ही अर्थ होता है सेवन, और एक हो गया आपका असुर और अहुर, कहीं ना कहीं डिवाइन की पावर है। शैतान को भी मैं डिवाइन कह रहा हूँ पर वो नेगेटिव है, राइट, पर डिवाइन तो है, राइट। तो यहां से ये है कि जो पर्शियन में है, पर्शियन की वजह से ये माना जाता है कि वो लोग एस शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, और वो ज्यादा एच। तो इसीलिए जो सिंधु नदी है वो क्या बन गई, हिंदू। और ऐसे करते करते अब हिंदू शब्द का इवोल्यूशन हुआ। देखे सिंधु नदी, फिर इसको हिंदू कहा गया, फिर धीरे धीरे जो हिंदू वर्ड है ये सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहने लगे उनके लिए इस्तेमाल किया गया, फिर ये आगे चल के क्षेत्र का नाम बना हिंदू को, फिर चेंज हुआ ये हिंद में। इसको करने वाले हैं खुसरो साहब है। कैसे ये हिंद में परिवर्तन हुआ अभी हम देखेंगे। ये देखिए मिडिवल टाइम में जब इस्लाम हमारे वहां पहुंचा, तो अमीर खुसरो साहब ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, जबान हिंद, जबान हिंदी, क्योंकि वहां पर जो लोग बोलते थे, है ना, जो भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने नाम दिया जबान हिंदी। तो हिंदवी यहाँ से नाम आया, हिंदवी यहाँ से नाम आया, मतलब ये भाषा का रूप दिया गया। जो लोग बोली इस्तेमाल कर रहे हैं वह हिंदवी, ठीक है, तो जबान हिंद इन्होंने नाम दिया, तो यहाँ से आया हिंदी वर्ड, राइट। जैसे ही आपने देखा हिंद वर्ड कहाँ से आया, ये वाला अमीर खुसरो वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, अमीर खुसरो वाला पॉइंट, जो इस्लामिक कल्चर आया, अमीर खुसरो साहब जो है 13-14 सेंचुरी वाले, 13-14 सेंचुरी वाले, उन्होंने हिंदी शब्द को
दिया कि यहाँ पर जो लोग भाषा बोलते हैं वो हिंदी है। हिंदवी बोला था पर हिंदी निकल के आया। तो यहाँ पर देखिए सिंधु नदी से हिंदू हुए, एच पर्शियन गल्फ, माफ कीजिएगा पर्शियन कल्चर से, फिर यहीं पर ये क्षेत्र का नाम हिंद बना। पहले हिंदू एक लोग थे जो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, फिर इस क्षेत्र का नाम बना हिंद। फिर आके अमीर खुसरो आए और उन्होंने यहाँ पर दिया जबान हिंदी, ठीक है, जबान हिंदवी, तो ये यहाँ पर हमारा वर्ड आया है। और आगे देखिए फिर हमें आगे क्या दिखता है, जैसे एक जो वर्ड है हिंदुस्तानी, ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं हिंदी और उर्दू में जो मिक्सिंग वर्ड है वहां से निकल के आया है। यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में एक जॉन गिलक्रिस्ट नाम के व्यक्ति आए थे जिन्होंने रिसर्च करी। उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में अलग किया। जैसे आज भी आप जानते हैं हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, मानी जाती है। तो इसको कहीं ना कहीं उर्दू और हिंदी को अलग करने वाले थे हमारे कौन, जॉन गिलक्रिस्ट। ये देखिए जॉन गिलक्रिस्ट, ठीक है, इन्होंने हिंदी और रेख्ता, रेख्ता से ही उर्दू ने जन्म लिया, रेख्ता ने उर्दू ने जन्म लिया, ठीक है। तो इसको अलग किया क्योंकि उर्दू जो है एक पर्शियन स्टाइल की है। तो याद रखिएगा हिंदी और उर्दू मिक्सअप हो गई थी बिकॉज ऑफ द इस्लाम कल्चर। तो इसको कहीं ना कहीं अलग करने वाले थे, इसकी स्क्रिप्ट अलग करने वाले थे कौन, जॉन गिलक्रिस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कुछ थ्री मीनिंग ऑफ हिंदी होता है, मतलब देखने के नजरिए से। एक है ब्रॉडर मीनिंग, ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग में क्या होता है कि 18 डायलेक्ट्स जो हैं और जो 5 सब लैंग्वेजेस हैं, इसमें राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये सब हिंदी में आती हैं। यानी कि हिंदी बेल्ट में रहने वाले जो जो लोग हिंदी बोलते हैं, चाहे वो राजस्थानी है, चाहे वो बिहारी है, पहाड़ी है, सब किस में आ गए हैं, आपके हिंदी में आ गए। ये यहाँ पर ब्रॉडर मीनिंग है, ठीक है। इसमें 5 लैंग्वेजेस आती हैं और 18 डायलेक्ट्स आते हैं। इसलिए मैंने कहा था स्केड्यूल 8 में हमने इन सबको कॉमन करा के लिखा हुआ है हिंदी, राइट, कॉमन रखा हुआ है हिंदी, यानी कि सबको अलग अलग से परिभाषित नहीं किया है, ठीक। यानी कि स्केड्यूल 8 में हमने एक ब्रॉडर टर्म में इस्तेमाल किया है हिंदी का, राइट। और जनरल मीनिंग देखेंगे तो वहां पर वेस्टर्न हिंदी अलग है, ईस्टर्न हिंदी अलग है। और इसका आधार हमें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ग्रेयरसन ने किया था उसके हिसाब से भी हमें पता चल जाता है वेस्टर्न हिंदी और ईस्टर्न हिंदी, राइट, जैसे हमने पढ़ा था अभी। यहाँ पर ये स्लाइड देखिएगा, ये है आपकी वेस्टर्न हिंदी शुरासेनी से, और अर्धमगधी से आपकी ईस्टर्न हिंदी, राइट। ये देखिए ईस्टर्न हिंदी, वेस्टर्न हिंदी, राइट। तो इसको अगर एक जनरल मीनिंग से देखेंगे तो वो है आपकी वेस्टर्न हिंदी, ईस्टर्न हिंदी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ग्रेयरसन ने करा था उनके अनुसार। और फिर एक स्पेसिफिकली हम देखें कि भारत के संविधान में राजभाषा है हिंदी, हमारी राजभाषा हिंदी कौन सी है, वो है आपकी खड़ी बोली वाली। खड़ी बोली मतलब, खड़ी का मतलब इसको रफ नहीं समझना है, खड़ी का मतलब एक रूल्स होते हैं। खड़ी बोली जिसका जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, ये है हिंदी। पर्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारी, जो खड़ी बोली के आधार पे है, ठीक है, खड़ी बोली के आधार पे। ये है आपका स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 343 में हमारे, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी हमारी एक राजभाषा है। पर देखिए हिंदी तो अलग अलग पैमाने में है ना, ईस्टर्न हिंदी, वेस्टर्न हिंदी, कौन सी हिंदी, जनरली तो आप बोल सकते हैं, पर जो हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो आपको इन नियमों का ध्यान देना है, राइट। अब देखिए ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो 3431 में मैंने कहा था कि हिंदी हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में है, इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसका आधार क्या है, खड़ी बोली का, ये हमारी राजभाषा है, ठीक है। 351 डायरेक्टिव्स हैं कि प्रमोट किया जाए हिंदी को, मैंने बताया था, क्योंकि हिंदी ऐसी है जिसमें हर स्वर के लिए एक अक्षर है, इसीलिए डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। और स्केड्यूल 8 में हिंदी को इंक्लूड किया जाता है और मैथिली को अलग से रखा गया है, ठीक है, मैथिली को अलग से रखा गया है। परंतु अन्य जो भाषाएं हैं ईस्टर्न हिंदी, वेस्टर्न हिंदी, उन सबको एक मिक्सअप करके रखा गया है हिंदी करके, राइट। और यहाँ पर देखिए जो मदर टंग है 42% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, 90% कहीं ना कहीं सिर्फ बोल पाते हैं, अंडरस्टूड हिंदी बेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये जो रीजन हमारे 9 स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी चलती है, एक यूनियन टेरिटरी है, ये तो बेसिक डेटा है आपका। अब देखिए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच अपभ्रंश इज द ओरिजिन ऑफ ईस्टर्न हिंदी। तो ईस्टर्न हिंदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, ईस्टर्न हिंदी। यहाँ पर देखिए ये स्लाइड आपको मैंने पढ़ाई थी, देखिए ईस्टर्न हिंदी देखिए कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से, अर्धमगधी से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये देखिए। तो आंसर है अर्धमगधी, और अर्धमगधी आपके प्रकृत के समय पे नहीं था, अपभ्रंश के समय पे था, राइट। इन विच डायलेक्ट इज रामचरितमानस रिटन, मैंने बताया था अवधि में लिखी गई है, राइट। द वर्ड हिंदी बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली, हिंदी बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली ओरिजिनली। हिंदी वर्ड कहाँ से आया, मैंने बताया ना कि एस और एच वो अरबी नहीं थे, वो पर्शियन थे। अफ्त हो गया, अहुर हो गया, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर आ गया पर्शियन, राइट। अब देखते हैं क्या है फॉल्स स्टेटमेंट, क्या हिंदी इवॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम वैदिक संस्कृत। नहीं भाई, वैदिक संस्कृत से तो आपका लौकिक संस्कृत आया, लौकिक संस्कृत से आपका पाली और प्रकृत आया। देखिए पाली और प्रकृत को मैं एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है। और प्रकृत में आपका शुरासेनी, शुरासेनी से हिंदी। ऑल डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, ये गलत हो गया, ऑल डायलेक्ट्स नहीं। जितनी भी हिंदी की डायलेक्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से नहीं रखा गया है, एक जनरल फॉर्म में रखा गया है, हिंदी के रूप में ही उनको रखा गया है। ऑल डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी को नहीं रखा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑल डायलेक्ट्स को नहीं रखा गया है, हिंदी को ही रखा गया है, सारे डायलेक्ट्स को नहीं रखा गया है।
द वर्ड हिंदुस्तानी वॉज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल मैंने बताया इसमें पर्शियन का मिक्सअप था, तो ये मुगलों के समय पे आ गया था, खासकर शाहजहां के समय पे, राइट। और अंग्रेजों ने तो इसको अलग अलग किया, ठीक है, इसको हिंदी को अलग किया और उर्दू को अलग किया, राइट। मैंने बताया था। देखिए ये हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। हम प्रकृत को देखिए, संस्कृत के बाद प्रकृत आ गई। वैसे संस्कृत भी क्या है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर आपका प्रकृत और पाली। पर प्रकृत को हम देखेंगे तो शुरासेनी, अर्धमगधी, वैसे इसके और भी ब्रांड है, राइट। फिर ये जब अब ये तो प्रकृत के फॉर्म में है, फिर जब आप इसको अपभ्रंश के फॉर्म में देखेंगे तो वहां पर तो अर्धमगधी भी आ जाती है मगधी के अलावा, राइट। अब यहाँ पर एक देखिए क्या है, एक कुछ टर्म्स होते हैं जैसे वियोगात्मक। वियोगात्मक का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल नेचर ऑफ हिंदी व सिंथेटिक संस्कृत। देखिए एनालिटिक और नेचर ऑफ हिंदी का मतलब होता है, हिंदी जो होती है वो एनालिटिक नेचर की होती है, अर्थात हिंदी क्या करती है, जब किसी अक्षर को लिखती है, जैसे मेरा नाम है करुण, व्याकरण के लिए वो शब्दों का इस्तेमाल करती है। जैसे मैं बताता हूँ, करुण ने, करुण ने, करुण को, जैसे केस को मैं ऐसे समझाता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इंक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी अगर प्यार से पढ़ी जाए तभी वो समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती है। जैसे करुण ने, करुण, करुण से, आप देख रहे होंगे ने को से। अब वही मैं संस्कृत में लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करुणा, करुणा, तो इसका मतलब ये हो गया करुण ने। फिर मैंने यहाँ पर लिखा करुणम, करुणम, तो ये हो गया करुण को। और ये हो गया करुणेम, करुणेम, तो ये हो गया करुण से। तो संस्कृत में क्या होता था, अलग से शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी कार्य को परिभाषित करने के लिए। परंतु हिंदी क्या करती है, हिंदी में ये शब्द समान रहते हैं और अलग से उनको अलग शब्दों की जरूरत पड़ती है परिभाषित करने के लिए, इसीलिए ज्यादा उसको नियमबद्ध किया गया, ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो इसीलिए संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत एक सिंथेटिक संस्कृत होती है, वो मिक्सिंग होती है। वहीं पर उसी शब्द में मैंने कहा करुणम, इस तरह से, राइट। तो वहां पर वो सिंथेटिक वर्जन होता है, मिक्सिंग होती है। जो हिंदी है वो एक वियोगात्मक होती है, वियोगात्मक होती है। कैसे होती है, वो एक शुद्ध शब्द को लेती है करुण को, फिर ने से लगाती है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तद्भव, तद्भव क्या होते हैं, तद्भव वो होते हैं जो शब्द हमने संस्कृत से लिए हैं, परंतु आज उनको हमने उनके उच्चारण में उनको बदल दिया, पर अर्थ वही है। जैसे संस्कृत में अग्नि शब्द होता है, अग्नि, आज हम अग्नि नहीं कहते, हम आग कहते हैं, पर है तो वही, प्रतीक तो वही है, राइट, फायर जैसे इंग्लिश में कहेंगे, राइट। ये होते हैं तद्भव। और तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द थे, उच्चारण था, वो आज भी वैसे ही होते हैं। जैसे संस्कृत में भी विद्या कहते थे, आज भी हम नॉलेज को विद्या कहते हैं हिंदी में। तो ये हो गया आपके तत्सम। तो तद्भव वो होते हैं जो उसका मूल रूप, उसका जो उच्चारण है उसको बदल देते हैं। कौन से, तद्भव। और तत्सम वो होते हैं जो वैसे ही हैं, ठीक है। और लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है, ये एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो जब दो लोगों के मध्य जो बातें होती हैं उसे लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं, राइट। जिसके द्वारा हम संप्रेषण करते हैं, व्यक्त करते हैं। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, राइट, ये सब चीजें। तो मुझे उम्मीद है, खासकर ये पहला वाला पॉइंट, एनालिटिकल नेचर ऑफ हिंदी वर्सेस सिंथेटिक संस्कृत, संस्कृत में अलग से शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। करुणा, राइट, करुणम, तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, राइट, वो सिंथेटिक। तो ये हमने पढ़ लिया है सारा का सारा, ठीक है। ये एक बार देख लीजिएगा आप। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, राइट, क्योंकि हिंदी सिविल्स के लिए आपने ऐसी पढ़नी होती है। ऐसा नहीं किसी संधि विच्छेद करके आगे, जितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो उतनी आपकी हिंदी में मार्क्स ज़्यादा आएंगे, राइट। यहीं से क्वेश्चन घुमाते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो बताइएगा मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद गाइस।